पूछता है गैमेटोजेनेसिस क्या होती है। ठीक, और इस गैमेटोजेनेसिस के बाद की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं। उन टर्मिनोलॉजीज़ को भी हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, इसकी भी बात हम कर सकते हैं। और हर एक टर्मिनोलॉजीज़ में ये दिखेगा कि ये चीज़ें कैसे दिख रही हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहा है। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल, ठीक, प्रोड्यूस गैमीट्स। चाहे टेस्टिस हो चाहे ओवरीज हो, ये दोनों गैमीट्स का प्रोडक्शन करते हैं और गैमीट के प्रोडक्शन को ही हम गैमेटोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। दैट इज़ स्पर्म एंड ओवम, ठीक, रिस्पेक्टिवली हो जाता है। बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इट मीन्स कि सिंपल शब्दों में ये कह रहा है कि स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन को ही हम गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, जिसमें यहाँ ये बनता है और ये बनता है। ठीक, मेल में बनेगा स्पर्म और फीमेल में बनेगा ओवम का फॉर्मेशन किया जाता है, और उनके बनने की प्रोसेस को ही इसमें कहा गया है गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं, प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, अब एक चीज़ समझिएगा कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेल की जो टेस्टिस होती है उसमें इमेच्योर जर्म सेल्स पाई जाती हैं, और ये जर्म सेल जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, और ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इट मीन्स कि स्पर्म के फॉर्मेशन को ही हम कहते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक, दैट बिगिंस एट पुबर्टी, और ये कब शुरुआत होती है, ये टाइम पूछ रहा है कि शुरुआत कब होती है। तो लगभग जो मेल बॉडी होती है जब 13-14 साल की उम्र की होती है, तभी से ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है, स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। तो द स्पर्मेटोगोनिया, ठीक, स्पर्मेटोगोनिया जो टर्म है वो है प्लूरल, और स्पर्मेटोगोनियम का जो टर्म है वो है सिंगुलर। ठीक, प्रेजेंट ऑन इनसाइड द वॉल ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल्स। अब ये स्पर्म कहाँ बन रहा है, ये आपको कुछ कैटेगरी के थ्रू समझना चाहिए। कैसे कैसे बनता है ये समझना है। तो देखेंगे आप कि सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर की जो वॉल होती है उसमें स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। और ये किसके थ्रू डिवीजन होते हैं, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू होते हैं। एंड इंक्रीज इन नंबर्स, ठीक, और नंबर को, सेल के नंबर को बढ़ाते हैं। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड इन नेचर। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में रहता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप देखिएगा कि ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड इन नेचर, मतलब उनकी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो कितना होगा, 46 होगा, ये आगे लिखा हुआ भी है। तो इट कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। देखिए 46 क्रोमोसोम होता है, उसके नंबर को हम डिप्लॉयड इन नेचर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम क्या बात करेंगे आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो ये देखिए आप कितने कंटेन करते हैं, इस डिप्लॉयड इन नेचर का होता है और कंटेन करता है कितना, 46 क्रोमोसोम्स। ये समझ में आ रहा होगा। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, मतलब कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया शुरुआत की जो होती हैं उनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के नाम से जानते हैं। पीरियडिकली अंडरगोज मियोसिस, और इन्हीं सेल में, प्राइमरी सेल्स में ही क्या होता है कि मियोसिस की डिवीज़न शुरू होती है। ठीक, ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर लेता है। ठीक, जैसे ही फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है, क्योंकि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन को ही हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जहाँ पे 46 था, ठीक, इस प्रोसेस के थ्रू
वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाती है। इसी की वजह से ये 2n होता है और ये n के रूप में होता है। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल, देखना, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल, कितने बनते हैं, 2 बराबर सेल, नए सेल बनते हैं जिनको हम हेप्लॉइड सेल के नाम से जानते हैं। और इन्हीं हेप्लॉइड सेल को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, कौन सा हो जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये आप देख लीजिएगा, इसको भी हमें अंडरलाइन कर दिया है पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से। ये सेकेंडरी, तो प्राइमरी कहाँ पे, यहाँ पे था। प्राइमरी का जो क्रोमोसोम नंबर संख्या था कितनी थी, वो 46 थी, और जो सेकेंडरी का होगा वो कितना हो जाएगा, वो 23 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है 23 हो जाएगा। ठीक, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ऑफ ईच। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। देन आगे बढ़ते हैं। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज सेकेंड मियोटिक डिविजन्स। ठीक, अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन इसका हो गया है, अब इसके अंदर चलेगा कौन सा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन का फॉर्मेशन होगा। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हेप्लॉयड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करेगा। हेप्लॉयड स्पर्मेटिड सेल का फॉर्मेशन जब करेगा, इसका मतलब कि इसमें कितने बनेंगे, पहले 2 थे यहाँ पे। ठीक, अब 2 के बाद सीधे 4 का बन जाएगा, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 23 के होंगे, जिसको हम कहते हैं हेप्लॉयड स्पर्मेटिड्स। ठीक, स्पर्मेटिड्स, हेप्लॉयड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अभी हम फिगर में भी इसको आपको बताएंगे अच्छे से। ठीक, बताएंगे इसको आगे फिगर में भी। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म। ठीक, अब देखना ध्यान से, एक चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ आपको समझिएगा, यहाँ एक और टर्मिनोलॉजी के रूप में चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं, वो देखना है। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म। मतलब कि क्या कह रहा है कि स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कि यहाँ पे लिखा हुआ है बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा एक बार, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म by the process called spermiogenesis। इट मीन्स कि स्पर्म की कंडीशन में आने के लिए जो प्रोसेस होती है उसी को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, या स्पर्मेटोजोआ के कंडीशन में आने के लिए स्पर्मियोजेनेसिस का नाम कहलाता है। ठीक, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म के बन जाने के बाद स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। अब कह रहा है कि जब स्पर्म बन जाता है तो स्पर्म बनने के बाद इसका जो हेड होता है ये किस में धंसा रहता है, ये धंसा रहता है सर्टोली सेल्स में, पूरी तरीके से धंसा रहता है। ठीक, और जब ये उसमें धंसा रहता है तो आप ये एक चीज़ देखेंगे कि कितने क्लियरली रूप से इसमें दिखा रहा है पूरा चीज़, कि आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ इसमें समझना, या ये कहते हैं कुछ टिपिकल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। जब सर्टोली सेल्स के अंदर स्पर्म का हेड धंसा हुआ रहता है एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और फिर ये प्रक्रिया क्या होती है कि उस फाइनली सर्टोली सेल्स क्या करती है कि स्पर्म को अपने सेल से रिलीज करती है, स्पर्म को अपने सेल से क्या करती है, रिलीज करती है। और जब रिलीज करती है तो वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है रिलीज करके हुए जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब फाइनली वहाँ से अब क्या होगा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करता है, उसको भी रिलीज करता है। तो रिलीज करने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्म का, अब एक चीज़ क्लियर रखिएगा बहुत ही क्लियर तरीके से, स्पर्मिएशन का क्या उद्देश्य क्या है, या स्पर्मिएशन जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है, वो रिप्रेजेंट कर रही है इस चीज़ को कि ये जो प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म क्या हो रहा है, बाहर रिलीज किया जा रहा है। ठीक,
ये प्रक्रिया, मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना स्पर्मिएशन कहलाता है। ये क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया, तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ पुबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब आप देख लीजिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है कि ये कब से शुरुआत होती है, वो टाइम पीरियड बता रहा है जब से ये शुरुआत हो रहा है स्टेज तब से। ठीक, इस स्टेज में आप देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी का एज होगा लगभग 13 से 14 साल के आसपास का समय होता है। इसी दौरान स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक, अब इसमें ये बढ़ता कैसे है ये देखना है। ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GnRH के नाम से जानते हैं। मतलब ये उस चीज़ को प्रमोट करता है कि अब ये बॉडी तैयार हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, तो ये हार्मोन उसको इंडिकेट करता है कि अब तुम स्पर्म का फॉर्मेशन करना शुरू कर दो। कौन? टेस्टिस से कहता है। ठीक, दिस इफ़ यू रिकॉल, यदि आपको याद होगा तो आप याद रखिएगा, इज ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। ये कौन सा हार्मोन है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं पैसेज आपको बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ठीक, अब आप देखेंगे कि ये कौन सा हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है। द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एज ए इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या कह रहा है, ये कैसे कार्य करता है, ये कैसे काम करता है, कौन इसको कंट्रोल करता है? तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है यही इसको रिलीज करने के लिए, इसके लेवल को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। एंड स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स। अब 2 गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स को इंक्रीज कराता है। कौन? अब देखिएगा ध्यान से कैसे ये कराता है। ठीक, ये कराता है, ये 2 तरह के गोनाडोट्रोफिन हार्मोन को रिलीज कराता है। जैसे एक होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम LH के नाम से जानते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH के नाम से जानते हैं। एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और दूसरा क्या है? FSH। ये आपको याद होना चाहिए, FSH एंड LS। ठीक, ये कराता है। अब ये जो हार्मोन्स दोनों का इनका क्या क्या कार्य है ये भी देख लीजिएगा। LH एक्ट एज लेडिंग सेल्स। ठीक, LH जो होता है वो लेडिंग सेल्स के लिए एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट्स ठीक, एंड स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। मतलब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लेडिंग सेल किसको प्रोड्यूस करती है? एंड्रोजन हार्मोन को क्या करती है? प्रोड्यूस करने का, सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। एंड्रोजन्स इंटर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब सबसे मुख्य हार्मोन जो हो जाएगा वो कौन होगा? वो होगा एंड्रोजन, जो क्या कराएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को फॉलो कराता है। लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? LH है। ठीक, और LH की रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो है GnRH। ठीक, GnRH ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये LH हार्मोन को सिक्रीट करेगा। LH हार्मोन क्या करेगा? एंड्रोजन को सिक्रीट करने के लिए लेडिंग सेल्स को प्रोत्साहित करेगा कि हाँ तुम ये अब कार्य शुरू करो। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ अब हम देखेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा यहाँ देखना है। अब हम FS की बात करेंगे। तो FSH एक्ट एज ए सर्टोली सेल्स, एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट। अब ये इसका क्या काम है? इसका काम है सर्टोली सेल्स के ऊपर फंक्शन करना। ठीक, और जब सर्टोली सेल के ऊपर फंक्शन करेगा तो क्या क्या कराएगा ये हम आपको अभी इसके आगे वाले हिस्से पे बता दे रहे हैं कि ये किस तरीके से कार्य कराएगा। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से आप। सिक्रीट सम फैक्टर्स। ठीक, सिक्रीट सम फैक्टर विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ देना स्पर्मियोजेनेसिस के लिए वो उस सर्टोली सेल्स को प्रोत्साहित करता है कि तुम क्या बनाओ? तुम स्पर्म का फॉर्मेशन करो। ठीक, अब जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो आगे क्या करेगा ये भी देख लीजिएगा। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड इट इज़ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है? बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है। कंपोज्ड ऑफ हेड का बना हुआ होता है, नेक एंड मिडिल पीस एंड द टेल का फॉर्मेशन
ये कर लेता है, ठीक है, ये टेल का फॉर्मेशन करता है। अब इसके फिगर में और क्या क्या चीज़ें हैं ये याद रखिएगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्स टू होल बॉडी ऑफ स्पर्म, मतलब उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसको पूरी को कवर किया रहता है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलांगेटेड हेप्लॉयड न्यूक्लियस, उसमें एक हेप्लॉयड न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड इंटीरियर पोर्शन ऑफ द विच इज कवर्ड बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन एट द ओवम। अब ये जो एंजाइम एक्रोसोम के पास होता है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो फर्टिलाइजेशन के लिए अपने पास एंजाइम रखता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। द मिडिल पीस possess numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm mobility essential for the fertilization। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का काम आप सभी जानते हैं कि ये क्या बनाता है, ये बनाता है एनर्जी, जिस एनर्जी को यूज करके टेल क्या करता है, मूवमेंट करता है, मतलब पूरा स्पर्म मूवमेंट करता है, फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी मोबिलिटी लाता है, ठीक। अब आप ये देख लीजिएगा, द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स, द ह्यूमन मेल एजुकेट करता है, मतलब ह्यूमन मेल की बॉडी से लगभग कह रहा है कि अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए क्वाइटस ऑफ विच, मतलब कि जब ये फिजिकल रिलेशनशिप होती है तो वो क्या करता है, लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म का सिक्रीशन करता है, ठीक। और जब ये करता है तो ये तरीके से फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी, और ये क्या होता है, ये नॉर्मल फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, क्लियर। 200 से 300 मिलियन का मतलब क्या हो गया कि 20 करोड़ से लेके 30 करोड़ के आसपास का ये स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, ठीक। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप, जिसमें से 60% कैसे होते हैं, नॉर्मल शेप के होते, नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं। एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगोरस मोटिलिटी, ठीक है, मतलब 40% एक तरीके से किसी काम के नहीं हो सकते हैं, लेकिन 60% जो होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं। ये प्रक्रिया यही ये बता रहा है, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, क्या क्या चीज़ें और अभी बची हैं, अभी स्ट्रक्चर की हम भी बात कर लेंगे, पहले हम इन सभी की बात कर ले, उसके बाद तब इसकी बात करते हैं। स्पर्म रिलीज कह रहा है कि स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, अभी ऊपर बताया ना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज किया जाता है। आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट, और इसको आगे की तरफ लाने का जो कार्य करता है वो कौन कार्य करता है, इसके एसेसरी डक्ट भी करते हैं। सिक्रीशन ऑफ इपीडिडाइमिस, ठीक, इपीडिडाइमिस होता है पहले नंबर पे, ये ध्यान रखिएगा, इस पे भी सीक्वेंस पूछता है। वास इफ्रेंस, इस पे भी सीक्वेंस पूछता है दूसरे नंबर पे। सेमिनल वेजाइकल तीसरे नंबर पे हो गया, ठीक। एंड प्रोस्टेट आर इसेंशियल फॉर मैचुरेशंस, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है वो किसके लिए ज़रूरी है, ये चौथे नंबर पे किसके लिए ज़रूरी होता है, ये उस स्पर्म के मैचुरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, और स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है उसके लिए भी ये ज़रूरी उस तरीके से प्रोसेस करता रहता है, ठीक। देन आगे बढ़ता है, द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। अब जो सेमिनल वेजाइकल होती है वो एक लिक्विड सिक्रीट करती है जिसको हम सीमेन के नाम से जानते हैं, और उसी स्पर्म के साथ वो बना लेता है जो लास्टली क्या कर लेता है, द फंक्शन मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स इज कॉल्ड एंड्रोजन्स। इसका मतलब क्या है, टेस्टिकुलर हार्मोन जो एंड्रोजन्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑल प्रोसेस के लिए, ठीक, और जिसके थ्रू आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया रहा होगा। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ें हो जाएंगी जो उसके आधार पर देखिएगा। अब यहाँ देखिए ये एक डायग्राम है, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें चल रही हैं वो देखना है, ठीक। ये देख लीजिएगा आप, सबसे प्राइमरी सेल्स जिसको हम कहते हैं
वो है स्पर्मेटोगोनिया। इसके बाद सर्टोली सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये होता है जिसके थ्रू ये डिवाइड होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है। ये वाला आप देख लेंगे, ये तो ये हो गया, ये सर्टोली सेल्स हो गए। और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे स्पर्मेटिड्स कौन से हैं, ये देखिएगा, ये है स्पर्मेटिड्स और ये स्पर्मेटोजोआ हो जिसमें टेल भी आ जाता है, वो स्पर्मेटोजोआ के रूप में सारी चीज़ें रिप्रेजेंट हो जाती हैं। अब हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ये कैसा होता है ये भी आप देख लीजिएगा। स्पर्म का स्ट्रक्चर ये है आपके सामने, पूरा स्ट्रक्चर ये है, देख लीजिए आप। ठीक, यहाँ देख लेंगे आप तो स्पर्म का ये देख लीजिए आप का हेड है। ठीक, हेड के बाद देखिएगा ये नेक है, नेक के बाद मिडिल पीस है, और मिडिल पीस में ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है जो एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, मतलब कि उसको मूवेबल बनाए रखने के लिए या स्विमिंग करने के लिए या फिर मूवमेंट करने के लिए ये कराता है। ठीक, अब इसके हेड में देखते हैं तो हेड में क्या क्या न्यूक्लियस कंटेन करता है, क्रोमोसोमल मटेरियल, एक्रोसोम उसके हेड पे एकदम कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और उसके बाद बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग हो जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो स्पर्म होता है वो सबसे छोटा सेल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक, और उसके बाद आप देखेंगे टेल है, तो ये टेल है पूरा हिस्सा दिख रहा है जिससे वो मूव करता है फास्टली एंड मूवमेंट करते हुए आसानी से निकल जाता है। ठीक, तो ये आपको फिगर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे बात करेंगे, वो बात करेंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस के बारे में, मतलब कि फीमेल में कैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड oogenesis। मतलब सिंपल सी बात कर रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड oogenesis, मतलब कि फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन को ही हम oogenesis के नाम से जानते हैं। देन आगे बढ़ जाते हैं, तो विच इज़ मार्केबली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये थोड़ा सा अलग होता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से। कैसे अलग होता है इसी को हमको जानना है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ये शुरुआत कहाँ से हो जाती है इसकी, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है उसी स्टेज से इसकी शुरुआत हो जाती है। व्हेन ए कपल ऑफ मिलियंस गैमेट्स मदर सेल ओगोनिया। अब कह रहा है कि इसमें से कुछ क्या होते हैं, व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स, मतलब कुछ मिलियन गैमेट्स मदर सेल्स होती है जिसको हम ओगोनिया के नाम से जानते हैं, आर फॉर्म्ड विन ईच फीटल ओवरी। एक फीटल ओवरी के अंदर ये बन जाता है। ठीक, नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। और ये क्या हो जाता है कि आफ्टर बर्थ के बाद इसमें कोई भी ना कुछ ओगोनिया ना ही ऐड होता है ना ही कुछ होता है, लेकिन जन्म के बाद ही ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं होती तो उसके पहले इसमें वो बन जाता है। ठीक, अब दीज सेल्स स्टार्ट डिविजन्स। अब इसके सेल्स क्या करते हैं, डिवीजन स्टार्ट करते हैं, इंटर इनटू द प्रोफेज फर्स्ट। और ये किस में चले जाते हैं, प्रोफेज फर्स्ट के स्टेज में चले जाते हैं, जो मियोटिक डिवीजन का पहला स्टेज होता है। एंड गेट टेम्परेरली अरेस्टेड एट द स्टेज। अब ये किस स्टेज में होता है ये देखना है आपको, और इसी स्टेज के बाद उसमें जो सेल बनता है वो कहलाता है प्राइमरी oocytes के नाम से जाना जाता है। ठीक, देन ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। ये क्या होता है कि जो प्राइमरी oocytes होती है उसके चारों तरफ होती है ग्रेनुलोसा सेल्स पाई जाती है। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, और उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं। अब ये प्राइमरी फॉलिकल क्या क्या काम करता है ये अभी तो हम आपको आगे बताते हैं। ठीक, ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स a large number of these follicles degenerate during the phase of birth to the puberty। ठीक है, आप देखो कि जो ये प्राइमरी फॉलिकल्स बन रही हैं ये फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाती हैं। कब डोनेट होती हैं, ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू पुबर्टी। मतलब जो पुबर्टी का जन्म से लेके और पुबर्टी की जो समय सीमा होती है, जो भी 10 से 11 12 साल का समय होता है, उस दौरान ये सभी फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए यहाँ से लेके आपको यहाँ तक क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर एट पुबर्टी ओनली, कह रहा है कि जब पुबर्टी की शुरुआत होती है तो उस समय क्या होता है, 60,000 एंड 80,000 मतलब 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल सेल्स होती हैं। ठीक है, आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। कितनी बचते हैं, अब सोचो कि कहाँ मिलियन में थे, वहाँ 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर ईच इन
ईच ओवरी, मतलब लेफ्ट होते हैं, फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, सॉरी फॉर दैट, आप थोड़ा क्लियर रखिएगा। पुबर्टी के समय में 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, मतलब 60 से 80 हज़ार की जो फॉलिकल्स होती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, वो क्या करती हैं कि ओवरी को छोड़ देती हैं, ठीक। देन द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है। अब जो प्राइमरी फॉलिकल्स थी उसके ऊपर एक नई लेयर बनती है जो चढ़ती चली जाती है, किसकी, ग्रेनुलोसा सेल्स की, जिसकी वजह से एक नया लेयर बन जाता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। अब इसी क्रम में आगे और क्या चीज़ आती है, जो सेकेंडरी फॉलिकल्स सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल्स इज। अब देखिएगा कि कह रहा है कि सेकेंडरी फॉलिकल्स के ऊपर ही एक और लेयर ट्रांसफॉर्म होती है जिसको हम टर्शियरी फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं, विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फील्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो लेयर जब फॉलिकल चढ़ती है तो उसमें एक फ्लूइड भरी हुई होती है कैविटी के थ्रू, कैविटी में, जिसको हम एंट्रम के नाम से जानते हैं। ये भी आपका क्वेश्चनेबल पॉइंट हो गया, पूरा क्वेश्चनेबल पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। देन यहीं से क्वेश्चनेबल और यहीं से आंसर भी आपको मिलेगा। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना, मतलब ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे टर्शियरी लेयर का फॉर्मेशन करता है उसमें दो लेयर बनती है, जिसमें इनर इंटरना होता है और आउटर एक्सटर्ना होता है। सिंपल सी बात है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये ध्यान रखिएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रा योर अटेंशन, कह रहा है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ड्रा योर अटेंशन दैट इट इज़ एट दिस stage that the primary oocytes within a tertiary follicles grows to size and complete the first meiotic divisions। अब देखिएगा एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, जिसके आधार पे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, 100% क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये अटेंशन रखिएगा। दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocytes विदिन द टर्शियरी oocyte, मतलब प्राइमरी oocyte किसके अंदर है, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर है। ग्रो इन साइज, अपनी साइज को बढ़ा रहा है, एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और पहले मियोटिक डिवीजन को इसने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, उसी के अंदर रहते हुए। देन इट इज़ अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes, और ये बनाता है ये अनइक्वल डिवीजन होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये अनइक्वल डिवीजन होता है जिसमें एक बड़ा सा सेल बनता है जो हैप्लॉइड नेचर का होता है, जिसको हम सेकेंडरी oocyte के नाम से जानते हैं, ठीक। एंड ये टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी, और इसमें छोटा सा सेल बनता है जिसको हम पोलर बॉडी के नाम से जानते हैं। द कंडीशन की बात कर रहा है आगे इसमें, द सेकेंडरी oocytes, अब देखिएगा, सेकेंडरी oocytes रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अब सेकेंडरी oocyte क्या करता है, अपने पास न्यूट्रिएंट्स के साथ अपने साथ क्या रखता है, न्यूट्रिएंट्स रखता है, रिच साइटोप्लाज्म, एक बहुत ही रिच न्यूट्रिएंट्स वाला साइटोप्लाज्म रखता है द प्राइमरी oocyte के लिए, ठीक, किसके लिए, प्राइमरी oocyte के लिए रखता है, ठीक। अब इस पोलर बॉडी के थ्रू क्या क्या करता है वो देखना है आगे बढ़ते हुए, तो आपको क्लियर होना चाहिए कुछ चीज़ें, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है तो आप समझ लीजिए क्या कह रहा है कि डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर आर डीजनरेट, कह रहा है कि जो पहला पोलर बॉडी बनता है वो फर्स्ट मियोटिक के दौरान वो आगे डिवाइड होता है या फिर ख़त्म हो जाता है, इसका भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा कैसे क्या है, अभी आपको आगे समझा रहे हैं क्या कर रहा है ये, ठीक। देन एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, हम इसके बारे में बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कि वो क्या करता है। द टर्शियरी फॉलिकल्स फर्दर चेंजेज इनटू द मेच्योर फॉलिकल, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। क्या कर रहा है कि द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेज इनटू द मेच्योर फॉलिकल, जो तीसरी लेयर थी उस पर्टिकुलर प्राइमरी वाले ग्राफियन सेल के थ्रू, तो उसमें से जो तीसरी लेयर है वो अपने आप को बदल लेती है, जिसमें ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है विच लेयर
ऑफ फॉलिकल्स फर्दर चेंज इन देयर नेचर। ठीक है, तो उसको यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा कहता है कि ग्रेफिन फॉलिकल्स इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका हो सकता है, तो टर्शियरी का हो सकता है। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आपको उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आगे हम बढ़ते हैं इस कंडीशन में, और क्या आगे इसमें देता है, तो ये आप देखिएगा। द सेकेंडरी oocytes फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पालूसा। अब सेकेंडरी oocyte जो होती है वो एक लेयर बनाती है, और उस लेयर जो सेकेंडरी होता है वो लेयर बनाती है, उस लेयर को हम कहते हैं जोना पालूसिडा, जो उस ओवम के सबसे बाहरी कवरिंग होती है, सराउंडिंग करता है चारों तरफ से। द ग्राफियन फॉलिकल्स नाउ रेप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocytes। अब ग्राफियन फॉलिकल क्या करती है, वो टूटती है, और टूटने के बाद सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर लेती है, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवम के नाम से जानते हैं। फ्रॉम द ओवरी बाई द प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। ओवुलेशन के थ्रू ये होता है कि ग्राफियन फॉलिकल में नहीं, सेकेंडरी oocyte क्या करती है, ग्राफियन फॉलिकल रेप्चर होता है तो उसमें से रिलीज होता है सेकेंडरी oocytes, और इस oocytes को रिलीज कौन कर रही है, ओवर रिलीज कर रही है। इसी वजह से इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इस क्लियरिटी के साथ आप देखेंगे कि एक डायग्राम है, उस डायग्राम के थ्रू ये रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा है कि कहाँ कहाँ से ये प्रक्रिया हो रही है। अब हम इसी में हम देखते हैं, आपको कुछ चीज़ें और क्लियरली रूप से क्लियर हो जाएंगी। आप ये को ध्यान से देखिएगा यहाँ से। अब तक हमने थ्योरी देखा, अब हम इसकी बारे में बात करेंगे। ये है ब्लड वेसल्स, ये है ओवरी का स्ट्रक्चर, ये पूरा क्या है, ओवरी का स्ट्रक्चर है। ठीक, देखिएगा प्राइमरी फॉलिकल्स कहाँ हैं, टर्शरी फॉलिकल्स शोइंग एंट्रम एंड ग्राफियन फॉलिकल ये दिखा रहा है। ठीक, देन ये है कार्पस ल्यूटियम जो पाया जाता है इसके अंदर, प्राइमरी है। अब देखिए प्राइमरी के ऊपर एक कवरिंग लगी है, उसी कवरिंग को हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, और सेकेंडरी फॉलिकल जब आगे बढ़ रहा है तो देखिएगा इसमें और इसमें कुछ अंतर है, कुछ कैविटीज़ बनी है। कैविटीज़ बनने की वजह से इसी कंडीशन को इसमें शो कर रहा है क्या, टर्शियरी फॉलिकल्स, जिसके में कैविटी है और कैविटी के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको हम एंट्रम के नाम से जानते हैं। और ये फर्दर जब मेच्योर होता है तो ये टर्शियरी फॉलिकल्स ही कन्वर्ट हो जाता है, इस वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे आप तो ग्राफियन फॉलिकल्स में। और लास्टली जब ये मेच्योर हो जाता है तो मेच्योर होने के बाद आप देखेंगे कि ये इस ओवरी के लेयर से लगा हुआ है, जिसमें ये प्राइमरी oocytes के साथ साथ अब इसमें जो सेकेंडरी oocytes है उसने क्या किया कि उसने रिलीज किया एक सेल को, और जब ये सेल को रिलीज किया तो इसी सेल को कहा गया क्या, ओवम के नाम से जाना गया है। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया है। अब इसमें कुछ चीज़ें दिया है क्रोमोसोमल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस उसी का रूप है जो मैंने आपको पूरा थियरी में बताया है, उसी को रिप्रेजेंट कर दिया है। किसमें, उसको रिप्रेजेंट कर दिया है एक बहुत ही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस में, जिसको हम स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के नाम से जानते हैं। जो ऊपर लिखा है उसी को रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। तो और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। ठीक, ये इसमें लास्ट पार्ट इसका यही होता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कितना कह रहा है, अब एक बार हम आपको रिवाइज करा देना है। क्रोमोसोम नंबर है 46। ठीक, इसमें 23 है और इसमें 23 की बात कर रहा है। तो एट द पुबर्टी, ठीक, और द पुबर्टी की बात कर रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिवीजन करता है, जिस पर डिफ्रेंशिएट कर लेता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसको फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के थ्रू क्या कर लेता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। सेकेंडरी में क्या करता है, सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन करता है, जिसके थ्रू स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और ये डिफ्रेंशिएट कर लेता है स्पर्मेटोजोआ के रूप में। देखिएगा ये क्लियर कर दिया इधर, फिर इधर क्लियर किया, इधर क्लियर किया, ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, इधर सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आता है। ये कब से कब दिखा रहा है, ये कंडीशन की बात कर रहा है, सेम प्रोसेस की बात कर रहा है कि ओगोनिया हो गया, ये डिवाइड हुआ, ये बनाया प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes क्या करता है, ये किया, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद ये ओवुलेशन के रूप में यहाँ आता है सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte ही जाकर लास्टली क्या कर लेता है, ओवम का फॉर्मेशन कर लेता है, और सेकेंड पोलर बॉडी, यहाँ फर्स्ट पोलर बॉडी होता है, यहाँ सेकेंड पोलर बॉडी हो जाता है। ठीक, और ये एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ के रूप में चलता रहता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी, और जिसको भी नहीं समझ में आएगा वो कृपया अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हम इस वीडियो के साथ फिर आपको हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।